हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। हम अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तालिबान की बात करें, इससे पहले इस वक्त की अच्छी खबर आपको बता देता हूं। भारत ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचने के बिल्कुल करीब है। इंग्लैंड के 9 विकेट गिर चुके हैं। भारत की जीत पक्की है। किसी भी वक्त 10वां विकेट गिरेगा और भारत 50 साल के बाद ओवल के मैदान में इंग्लैंड को हराएगा। इस जीत के साथ साथ 5 टेस्ट की मैच सीरीज में भारत 2-1 से आगे हो जाएगा। 5 दिन का यह टेस्ट, जिस पर मैंने पूरी नजर रखी थी, बहुत इंटरेस्टिंग था। ओवल में जो मैच हुआ, हर दिन हर ओवर रोमांचक था। हर दिन मैच का रुख बदलता रहा। कल कुछ और लग रहा था, आज कुछ और था। टीम इंडिया ने, हमारे बॉलर्स ने 5वें दिन आज बिल्कुल कमाल किया। पहले दिन टॉस हार गई टीम, इंग्लैंड ने गेंदबाजी का फैसला किया और भारत की पूरी टीम पहले दिन 191 रन बनाकर पेविलियन लौट गई थी। और भारतीय फैंस को निराशा हुई और जब टीम फील्ड में उतरी तो बॉलर्स ने फिर उम्मीद जगाई। तो पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को सिर्फ 53 रन के स्कोर पर वापस भेज दिया था। लेकिन अगले दिन माहौल बदल गया। 62 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज क्रीज पर जम गए और लगा कि अब तो इंग्लैंड जीत जाएगा। उसका पलड़ा भारी है। इंग्लैंड ने 290 रन बना दिए। पहली पारी में 99 रन की बढ़त बनाई और फिर रोहित शर्मा और केएल राहुल क्रीज पर उतरे। रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी, 127 रन की शानदार पारी खेली। तीसरे दिन भारत के बल्लेबाज क्रीज पर रहे और दूसरी पारी में 466 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। टेस्ट मैच में विदेशी धरती पर रोहित का पहला शतक है। चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड को 368 रन का टारगेट दिया। बड़ा टारगेट था। लेकिन चौथे दिन का खेल खत्म हुआ, यानी कल शाम को, तब इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 77 रन बना लिए थे। इसलिए जब आज सुबह जब खेल शुरू हुआ तो सारे ऑप्शंस खुले थे। इंग्लैंड जीत सकता था, भारत भी जीत सकता था, मैच ड्रॉ भी हो सकता था। लेकिन आज हमारे बॉलर्स ने, खासतौर बुमराह ने और शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त बॉलिंग की। शार्दुल ठाकुर ने भारत को पहली सफलता दिलाई और इसके बाद जो पिच में फुट मार्क्स पड़े थे उसका फायदा रविंद्र जडेजा ने उठाया। बुमराह ने अपनी घातक यॉर्कर से इंग्लैंड को पस्त कर दिया। न रन बनाने दिए और एक के बाद एक उनके विकेट लिए। ओवल टेस्ट के असली हीरो शार्दुल ठाकुर बने, जिन्होंने दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी लगाई और साथ ही दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी की। टीम इंडिया जैसे ही जीत दर्ज करेगी, मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। भारतीय प्लेयरों ने अफगानिस्तान से इस वक्त की ताजा खबर यह है कि तालिबान की मदद के लिए अब पाकिस्तान की फौज पंजशीर पर लगातार हमले कर रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की मदद लेकर तालिबान पंजशीर के दरवाजे तक पहुंच गया है। पंजशीर के गवर्नर के ऑफिस पर तालिबान ने अपना झंडा लगाया। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि तालिबान ने सिर्फ एक सड़क और खाली ऑफिस पर कब्जा किया है। वहां पर मौजूद अफगानी पत्रकार नतीक मलिकजादा ने इस बात को कंफर्म किया है कि पंजशीर घाटी पर तालिबान का कब्जा अभी बहुत दूर की बात है। मलिकजादा ने लिखा कि तालिबान ने गवर्नर के जिस ऑफिस पर कब्जा किया है वो मेन रोड पर है, जबकि घाटियों पर तालिबान अभी तक नहीं पहुंच पाया है। नॉर्दर्न अलायंस के लोग इन 22 घाटियों से जंग लड़ रहे हैं। पंजशीर की घाटियों पर पूरी तरह से नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है। इस बात के सबूत मिले कि तालिबान के पंजशीर के मुहाने तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की फौज ने जंग लड़ी। पिछले कई दिन से नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया था। उसके कई लड़ाकों को मार गिराया था, बड़ी संख्या में मारा था। लेकिन कल रात पाकिस्तान की एयरफोर्स ने नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स पर जबरदस्त बमबारी की, तालिबान को बैकिंग दी और आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। पाकिस्तान की मदद से तालिबान पंजशीर में दाखिल होने में कामयाब रहा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि कल रात को भी नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के फाइटर्स को जबरदस्त टक्कर दी। पाकिस्तानी ड्रोन और फाइटर जेट आसमान से बम बरसा रहे थे, लेकिन पहाड़ की चोटियों पर जमे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने हिम्मत नहीं हारी, जबरदस्त गोलीबारी की और
अहमद मसूद ने यह दावा किया कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान के 650 फाइटर्स को या तो मार डाला या सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। कल पूरी रात पंचशीर वैली से इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि आज सुबह तालिबान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान में जंग खत्म कर दी है, रेसिस्टेंस का अंत कर दिया है, लेकिन आज नॉर्दर्न अलायंस के चीफ अहमद मसूद का नया बयान सामने आया। अहमद मसूद पंचशीर में तालिबान के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। अहमद मसूद ने कहा कि जंग अभी जारी है और मैदान जंग की तस्वीरें इसी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन अब लड़ाई तालिबान से नहीं, पाकिस्तान की फौज से है। इस हमले में रेसिस्टेंस फोर्स को भारी नुकसान हुआ है, उसके कई टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। इनमें एनआरएफ के एक स्पोक्सपर्सन फहीम दश्ती का नाम शामिल है। फहीम दश्ती लगातार पंचशीर वैली में जंग को लेकर अपडेट देते रहते थे। 2 दिन पहले ही कैमरे के सामने आकर उन्होंने तालिबान के लड़ाकों के सरेंडर करने और उनके कैजुअल्टीज की बात बताई थी। लेकिन आज पता चला कि पंचशीर वैली में कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स का एरियल अटैक हुआ। ड्रोन और फाइटर जेट्स ने रेसिस्टेंस फोर्स के कई लीडर्स को निशाना बनाकर बम बरसाए, मिसाइल दागी और इनमें फहीम दश्ती के साथ जनरल अब्दुल वदूद जार, सालिम मोहम्मद रेजिस्तानी, मुदीब अमीरी और गुल हैदर के भी मारे जाने की खबर है। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि तालिबान में तो पंचशीर वैली में घुसने का भी दम नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स तालिबान के लिए भेजी और बीती रात पंचशीर वैली में हुए एरियल अटैक के बाद पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल साफ साफ सामने आ गया। पाकिस्तान की एसआई, पाकिस्तान की फौज, इन्होंने मिलकर काम किया। आज अहमद मसूद ने 19 मिनट का ऑडियो जारी किया। अहमद मसूद ने कहा कि हमारे लड़ाके पंचशीर में अकेले तालिबान से नहीं लड़ रहे, बल्कि पाकिस्तान का भी सामना कर रहे हैं। मसूद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान लगातार तालिबान की मदद कर रहा है और कल हुए एरियल अटैक में पाकिस्तान के ड्रोन और वहां की एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट शामिल थे। मसूद का तो यह भी दावा था कि एनआरएफ के लड़ाकों ने पाकिस्तान के 2 ड्रोन्स को मार गिराया। मसूद ने माना कि इस हवाई हमले में एनआरएफ के कई सीनियर लीडर्स मारे गए हैं और यह भी कहा कि तालिबान पहले से ज्यादा क्रूअल हो गया है। अहमद मसूद ने कहा कि कल के हमले में उनके कई फैमिली मेंबर्स भी मारे गए हैं, लेकिन वो खुद सेफ हैं, पंचशीर में ही हैं और खून के आखिरी कतरे तक तालिबान और उसे सपोर्ट करने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, अहमद मसूद ने एक ऑडियो क्लिप के जरिए शेयर की हैं। इसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं। कल उलेमाओं ने अपील की थी कि अब जंग बंद हो जानी चाहिए, तो हमने सीज फायर का ऐलान कर दिया था, लेकिन तालिबान ने धोखे से हमला किया। तालिबान ने फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया।
जिसमें मेरे परिवार के करीबी लोगों के साथ कई लड़ाकों की मौत हो गई, लेकिन हमने पहले भी शहादतें देखी हैं। आगे की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल के हमले से साबित हो गया कि विदेशी ताकतें तालिबान का सपोर्ट कर रही हैं और पहले से करती रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। जो लोग तालिबान के खिलाफ हथियार उठाएंगे, मैं उनका साथ दूंगा। तालिबान के लोग विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो हालात हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी खामोश है, लेकिन एनआरएफ कभी हार नहीं मानेगी। जहां तक तालिबान की बात है तो यह अब पहले से और ज्यादा क्रूर हो गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला वक्त हमारा होगा। पंजशीर अजय है, हमारी जीत होकर रहेगी और कोई भी मिलिट्री ताकत हमारे लोगों की इच्छा शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगी। इस वक्त की खबर, अच्छी खबर आपको बता दूं, तालिबान की हम बात करेंगे, अहमद मसूद की बात बाद में पूरी करेंगे। ताज़ा खबर यह है कि भारत ने ओवल टेस्ट जीत लिया है और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 157 रनों से मात दी। ये बहुत बड़ी जीत है और इसके साथ 5 मैचों की सीरीज है, भारत 2-1 से आगे हो गया है और ये जीत, जैसे मैंने आपको बताया, ऐतिहासिक है। ओवल के मैदान पर भारत ने 50 साल बाद जीत हासिल की है और ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि पिछला टेस्ट टीम इंडिया एक इनिंग से हारी थी। तो पारी के हाल को भुलाते हुए ओवल टेस्ट में टीम इंडिया ने जबरदस्त खेल दिखाया, विराट कोहली के जबरदस्त कप्तानी दिखाई और इंग्लैंड को हरा दिया। आज आखिरी दिन जब खेल शुरू हुआ तो कुछ भी हो सकता था। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं कि 5 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। 50 साल बाद हिंदुस्तान ने ओवल में टेस्ट मैच जीत लिया है। पोस्ट रन सेशन में भारतीय बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की और इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए। एक बड़ा बुमराह, जडेजा दोनों ने 2-2 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। उनके जो मेन लाइन बैट्समैन थे उनको बाहर भेज दिया और ये सेशन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंडिया टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु इस वक्त हमारे साथ में है, जो इस पूरे मैच पर लगातार नजर रखे हुए थे। उनके पास डिटेल है। समीप, क्या कहेंगे आप इस जीत पर? सर, मजा आ गया इस जीत का। बहुत बेसब्री से इंतजार था क्योंकि पहले हम जीते, फिर बुरी तरीके से हारे, जैसा कि आपने खुद कहा कि पारी की हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद पलटवार करना, यह जबरदस्त कैरेक्टर टीम इंडिया ने दिखाया। इसी का इंतजार था और टीम में शुरुआत से अगर हम बात करें, जैसा कि हम टॉस हारे और पहले बल्लेबाजी की और एक बार फिर पहली पारी में पता नहीं क्या हो जाता है कि हमारी बैटिंग चल नहीं रही, एक बार फिर 191 रनों पर ऑल आउट हो गए और शुरुआत से लेकर पहले दिन से यह लगने लगा कि टीम इंडिया बैकफुट पर है, यह मुकाबला भी हम हार जाएंगे और हम 2-1 से पिछड़ जाएंगे, यानी कि 1-2 से पिछड़ जाएंगे अगर टेक्निकली कहें। लेकिन क्या पलटवार किया। आखिरी दिन आते आते भी 291 रनों की जरूरत थी। 10 विकेट इंग्लैंड के हाथ में थे और 10 विकेट एक दिन में लेना, हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने कमाल किया सर। और ऐसा प्रदर्शन 50 साल के बाद ओवल में जीतना, सीरीज में हार कर फिर सामने आना और खासकर एक खिलाड़ी जो सबके दिल में छाया हुआ है, वो है सर शार्दुल ठाकुर। दोनों इनिंग्स में 50 और इस इनिंग्स में आके पहले आपने ओपनिंग जोड़ी तोड़ी, आपने रॉरी बर्न्स को आउट किया और उसके बाद जो रूट को आउट किया 36 में। जैसे ही रूट टूटा और इंग्लैंड की टीम भी टूट गई और जो रूट असल में समीप मैं देख रहा हूं हर मैच में इंग्लैंड की टीम के मेन बैट्समैन रहे और शायद और लोगों ने तो बहुत कम रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही लग गया था कि अब तो ये बाजी अपने हाथ में आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि अगर जो रूट की बात करें 3 शतक लगा चुके हैं इस सीरीज में, सबसे ज्यादा रन उन्होंने स्कोर किए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर हिंदुस्तानी बल्लेबाज हैं। तो जो रूट इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो सामना कर रहे हैं हिंदुस्तानी इस गेंदबाजी लाइनअप का, जिसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में इस वक्त। और एक बड़ा मूवमेंट समीप था जब बुमराह ने बॉलिंग की और जिस तरह के यॉर्कर्स आज उन्होंने डाले, वो बिल्कुल कमाल की बॉलिंग थी। लाजवाब। जिस तरीके से उन्होंने पहले ओली पॉप को आउट किया और उसके बाद जॉनी बेस्टो को, इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक गेंदबाज जिसके बूम बूम बुमराह के यॉर्कर की बात चल रही है और इस गेंदबाज के यॉर्कर का कोई जवाब नहीं है यहां पर, क्योंकि पिच जो थी बल्लेबाजों के लिए माकूल थी, बढ़िया पिच थी, बैटिंग कर सकते थे। लेकिन इस फ्लैट विकेट में आकर, जिससे हम रविंद्र जडेजा से उम्मीद कर रहे थे, क्या यॉर्कर की है। और जडेजा की जो बॉलिंग है उसको भी भूलना नहीं चाहिए। एक छोर से बिल्कुल उन्होंने टाइट बॉलिंग की और बिल्कुल रन नहीं बनाने दिए और जब मौका लगा तो विकेट भी लिए। बिल्कुल। और खासकर सर अगर हसीब हमीद के विकेट की बात करें, अगर ये एशेज होता
तो शायद ये इस डेकेड का पिछले 10 सालों में शायद सबसे बेहतरीन विकेट में से एक होता। इस बारे में बात कर रहे होते। अब जिस तरीके से उन्होंने हसीब हमीद को चकमा दिया, बोल्ड किया, और आज के दिन आकर जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने अपनी लाइन और लेंथ, लाइन उनकी कल भी सटीक थी, लेंथ पर जिस तरीके से कंट्रोल किया, क्योंकि वो फ्लैट ट्रेजेक्टरी से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज उन्होंने फ्लाइट भी की, फ्लैट भी की, और उन्होंने लेंथ पर जिस तरीके से कंट्रोल किया, आपने बिल्कुल सही यहां पर कहा कि बहुत शानदार गेंदबाजी, और प्रेशर जो था लगातार बना रहा। शुरुआत के पहले सत्र में ही हमने ये बता दिया था कि हम इस मैच को ड्रॉ करने नहीं, जीतने आ रहे हैं, और इंग्लैंड को बैकफुट में किया। 2 विकेट थ्रू आउट जो फील्डिंग थी, बड़ी एग्रेसिव फील्डिंग लगाई थी। बिल्कुल, और सर ये विराट कोहली की खासियत रही है, और जिस तरीके से फील्डिंग की, जिस तरीके का जोश दिखाया है, और अगर आप चेंजेस की भी बात करें तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आप देखें एक बीच में ऐसा हुआ जब विकेट ले रहे थे जसप्रीत बुमराह, थक चुके थे, लेकिन विराट कोहली ने कहा एक और ओवर करेगा, एक और ओवर, तो एक और ओवर यहां पर जसप्रीत बुमराह को दिया गया। तो पूरे एग्रेसिव यहां पर फील्डिंग भी, और जोश और जज्बा जो था पलटवार का, वो सबसे खूबसूरत चीज थी इस इंडियन टीम की, जो वाकई में सबके दिल में छाई हुई है। और मैं देख सकता हूं कि आप भी बहुत फैन हुए हैं इस वक्त, अगर टीम के एग्रेशन की बात करें, और खासकर जसप्रीत बुमराह की। नहीं, मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है, और पिछले मैच को हारने के बाद में और इनिंग विकेट डिफीट थी तो थोड़ा डिमोरलाइज तो थे, लेकिन आज वो कमी पूरी कर दी है। बिल्कुल जबरदस्त कमी पूरी की है। और खासकर अगर गेंदबाजी की बात करें सर, तो गेंदबाजी में उमेश यादव ने जिस तरीके से जो रूट को आउट किया, पहली पारी में क्लीन बोल्ड किया एक अंदर आती गेंद में, पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं इस सीरीज में, मौका मिला। ये एक बहुत कैरेक्टर टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों ने भी दिखाया है, खासकर जिनको मौका मिला। विराट कोहली ने 2 चेंजेस किए, सवाल उठे, ईशांत शर्मा को और मोहम्मद शमी को उन्होंने आराम करवाया, रविंद्र जडेजा को उन्होंने खिलाया, आर अश्विन को नहीं खिलाया, तो कई सवाल उठे यहां पर, लेकिन उन सवालों के सही जवाब यहां पर दे दिए। विराट कोहली काफी खुश होंगे कि उनको मुश्किल सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा। एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की, और उनके खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली को तो हम कह सकते हैं गेम चेंजर। बिल्कुल गेम चेंजर है, और वो जो जज्बा दे रहे हैं, सवालों के घेरे में भी रह रहे हैं सर, लेकिन वो जिस तरीके से टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम को, जिस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर गेम चेंजर है। और कह रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है विराट कोहली, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी 50 रन, फिर 44 रन, वाकई में जिस तरीके से वो टीम को लीड कर रहे हैं जोश के साथ, और वो जज्बा दिया, फाइटिंग स्पिरिट कहना होगा। और आप देखें 38वीं जीत दर्ज की है कप्तान के तौर पर, 38th विन, सबसे ज्यादा जीत दर्ज की है विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर। 27 जीत महेंद्र सिंह धोनी ने दर्ज की थी। तो ये कहीं ना कहीं बताते हैं विराट कोहली में खिलाड़ी के आज 5वां दिन है, तो हम जो शुरुआत की बात थी वो ना भूल जाएं। रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की, सेंचुरी बनाई, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और रोहित शर्मा ने इस सीरीज में अपने आप को जिस तरीके से बदला है टेस्ट क्रिकेट के लिए, उन्होंने कल कहा कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा मौका था इस टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर को बचाने का, वो जब ओपनिंग करने का मौका दिया गया, और मुझे मालूम था ये मेरे लिए आखिरी मौका है, अगर ओपनर के तौर पर मैं फेल हो गया तो मैं फिर कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, मैं अपने आप को कभी भी खुश नहीं कर पाऊंगा कि मैं टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर रिटायर हूं। या अपने पिताजी को दिखाना चाहते थे कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लाजवाब पारी खेली सर, और अगर जो खिलाड़ी 100 बॉलों में 200 रन बनाता है, उसने 250 गेंदें खेल के 100 रन बना रहा है, तो कितना बदलाव यहां पर, कितनी जबरदस्त। और ये जो फर्क रहा है दोनों टीमों के बीच में, ये एक बहुत बड़ा फर्क रोहित शर्मा का रहा है, जिन्होंने एक जबरदस्त शुरुआत दी है, अपना जिस तरीके का संयम, धैर्य उन्होंने दिखाया है, जो बैटिंग उन्होंने की, और उसके बाद एग्रेसिव आक्रामक तेवर भी दिखाया है। ये एक बहुत बड़ा फर्क इन दोनों टीमों के बीच रहा है। और बहुत शानदार बात की है एक लीडर के तौर पर, एक पूर्व खिलाड़ी इंग्लैंड के, उन्होंने कहा है मुझे विराट का जोश और जज्बा बहुत अच्छा लगता है कप्तान के तौर पर, और रोहित शर्मा की रणनीति, जो टैक्टिकल दिमाग है उनका, वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक संतुलन दिखता है इस वजह से इस इंडियन टीम में। समीप, आपको भी बधाई और इंडियन टीम को भी बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारे एक्सपर्ट्स कमेंट देने के लिए। 2-3 बातें मुझे कहनी है। पहली बात तो कि विराट कोहली को ऐसी गेम चेंजर नहीं कहते, विराट की कप्तानी में बड़ी खास बात है, कुछ तो है। विराट ने टीम के अंदर लड़कर जीतने का जज्बा भरा है। जो टीम पिछले मैच में पारी से हारी हो, वो टीम पूरे जोश में अगला मैच 157 रन के बड़े स्कोर से जीते, उस मैदान में जीते जहां 50 साल से ना जीती हूं, तो ये बड़ी बात है। और बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्या यॉर्कर्स उन्होंने फेंके। शार्दुल ठाकुर ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, और दोनों पारियों में बॉलिंग के साथ साथ 50-50 रन दोनों पारियों में, और बड़े बड़े विकेट उन्होंने लिए।
अब जडेजा की बात न की जाए, उनकी तारीफ न की जाए तो नाइंसाफी होगी। जडेजा आज इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज 500 रन बनाने और सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले इंडियन प्लेयर बन गए। आज के मैच में जडेजा ने सधी हुई बॉलिंग की और जीत के जज्बे के साथ साथ भारत अब 5वें टेस्ट में उतरेगा और मुझे यकीन है ये सीरीज टीम इंडिया अपने नाम करके हमारी टीम लौटेगी। एक बार फिर से बात करें, हम बात कर रहे थे तालिबान की, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। अफगानिस्तान और पंजशीर में भयानक जंग चल रही है जिसका जिक्र कर रहे थे। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर वैली पर कब्जा कर लिया है और नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि तालिबान ने पंजशीर वैली के छोटे से हिस्से पर ही कब्जा किया, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से। नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद मसूद ने साफ साफ कहा है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है और ये सारी की सारी बातें हवाई नहीं है। जब से पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं तब से तालिबान ने पंजशीर पर अपना रुख ज्यादा एग्रेसिव कर दिया है। असल में 4 दिन पहले तक आपको ध्यान होगा पंजशीर वैली में रेसिस्टेंस फोर्स की पोजीशन स्ट्रांग थी। खुद अहमद मसूद की तरफ से कहा गया था कि 4 दिन में तालिबान के 650 से ज्यादा लड़ाके मारे गए और कईयों ने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन 2 दिन पहले जनरल फैज हमीद आईएसआई के चीफ अफगानिस्तान पहुंचे और तब से वक्त बदला। तालिबान ने अपने लड़ाकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया था, उसे एक तरह से हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन आईएसआई के कहने पर तालिबान ने अपना स्टांस बदला और खबर यह कि पंजशीर में पाकिस्तान ने तालिबान के लड़ाकों के तौर पर पाकिस्तानी फौजियों को भेजा, ग्राउंड के साथ ड्रोन के जरिए एरियल सर्विलांस करवाया, एनआरएफ के टॉप लीडर्स के ठिकानों की रेकी करवाई। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने पूरी तरह उजागर हो गई। पंजशीर में उसके जवानों के आई कार्ड बरामद हुए। तालिबान के फाइटर के नाम पर जो लोग पंजशीर में मारे गए उनमें कोई भी पाकिस्तानी सैनिक था तो कोई पाकिस्तान का सिटीजन था, कई ऐसे भी थे जिन्हें पाकिस्तान ने जिहाद के लिए पंजशीर भेज दिया था। امریکا شده دفعه کو امریکا یا امریکاست نه دیده کو که امریکا نه امریکا کجا پاکستان امریکا पाकिस्तान यह बात सही है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पूरी मशीनरी एक्टिव है और अब तो पाकिस्तान की फौज भी तालिबान का साथ दे रही है। हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद इस बात को कबूल करते हैं। शेख रशीद ने कहा कि कल रात अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, पंजशीर में जो कुछ हुआ, वो सब कुछ पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है। आप देखें 15 अगस्त से लेके और आज 6 सितंबर तक, पहले सबसे पहले कौम को जो मैं भूल गया शुरू में, यौम दिफा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले हमने रात की तारीकी में जो 6 सितंबर को उन्होंने नापाक कदम यहाँ रखे और हमने उनको बुरे तरीके से शिकस्त दी, सारी अजीम अफवाज और सारी पाकिस्तानी कौम को उसका क्रेडिट जाता है। कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो कुछ किया, पंजशीर में जो एक्शन किया, उसे लेकर अब ईरान ने सवाल उठाए हैं। ईरान ने आज बिना नाम लिए पाकिस्तान पर अटैक किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पंजशीर से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं। कल रात पंजशीर में जो अटैक हुए उसकी जांच करवाई जाएगी। अखबारी के आज पंजशीर मिरसे वाकई पंजशीर से जो हमें खबर मिल रही है वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। कल रात हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अफगान नेताओं की शहादत पर गहरा अफसोस है। विदेशी हस्तक्षेप की जांच होनी चाहिए। हम इसकी जांच कर रहे हैं। किसी को भी इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए कि एक ही मुल्क के लोगों को आपस में लड़वाकर उनकी हत्या करवाएं। और तालिबान को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए, जिसे वो पहले सबके सामने कह चुका है। ऐसे में पंजशीर की घेराबंदी, यहां रहने वालों को भूखा रखना, पानी और बिजली काट देना, जो कुछ हमें बताया गया है वो वाकई परेशान करने वाला है। पाकिस्तान के मिनिस्टर का कबूलनामा कि पंजशीर वैली में नॉर्दर्न अलायंस पर बमबारी पाकिस्तान की फौज ने की, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अब खुलकर तालिबान का सपोर्ट कर रहा है और छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा।
पाकिस्तान के मंत्री तो दुनिया भर में घूम घूम कर तालिबान के लिए सपोर्ट जुटाने की कोशिश में लगे, क्योंकि सिर्फ पंजशीर एक ऐसा इलाका था जहां तालिबान को जबरदस्त चुनौती मिल रही थी। पंजशीर वैली में घुसने की तालिबान की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थी और तालिबान ये अच्छी तरह जानता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। एक बार हल्की सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो फिर पंजशीर के पहाड़ों को पार करना उसके फाइटर्स के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मुल्ला बरादर ने पाकिस्तान के हुक्मरानों से मदद मांगी। इमरान खान ने आर्मी से बात करके आईएसआई के चीफ को 2 दिन पहले अफगानिस्तान भेजा, लेकिन पाकिस्तान ने पंजशीर में मदद के बदले तालिबान से एक सौदा किया। असल में तालिबान अफगानिस्तान की जेलों में बंद आतंकवादियों को रिहा कर रहा है। इसमें बहुत से दहशतगर्द वो हैं जिन्हें पाकिस्तान अपना दुश्मन मानता है, जिनके आजाद होने से पाकिस्तान को खतरा है। इसलिए आईएसआई के चीफ ने काबुल में तालिबान के नेताओं से बात की और उन आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी जिनकी रिहाई पाकिस्तान कतई नहीं चाहता। तालिबान ने पाकिस्तान की बात मान ली और इसके बाद पाकिस्तान ने पंजशीर में तालिबान की मदद के लिए अपनी एयरफोर्स को भेजा। नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स पर बमबारी की। नतीजा यह हुआ कि तालिबान को पंजशीर में पैर रखने का मौका मिल गया। इस वक्त की ग्राउंड सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने पंजशीर में पहला कदम तो रख लिया है, मेन रोड तक तो पहुंच गए हैं, पंजशीर में एंट्री कर ली है, लेकिन तालिबान ने माना है कि 100 किलोमीटर वाली पंजशीर वैली में सिर्फ 37 किलोमीटर इलाके में कब्जा तालिबान का हुआ है और तालिबान ने इसकी वीडियो जारी कर दी है। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद मसूद ने दावा किया कि नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने बहुत से तालिबानी फाइटर्स को मार गिराया है। अब तक यह साफ नहीं है कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सलेह कहां पर हैं। वो पंजशीर छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं या फिर पंजशीर की वैली में ही हैं। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि जिस इलाके में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का घर है, वो जहां रहते हैं, पंजशीर वैली के उस हिस्से में तालिबान के फाइटर्स दिखाई दिए। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया। पंजशीर के जिस ऐतिहासिक गेट पर अफगानिस्तान के नेशनल हीरो और पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद की तस्वीर लगी थी, वो तालिबान समेत दूसरी ताकतों के खिलाफ अफगानिस्तान के रेजिस्टेंस का प्रतीक थी। वहां अब तालिबान की मौजूदगी है। पहले पंजशीर की पहचान कहे जाने वाले इस गेट पर अफगानिस्तान का झंडा होता था। आज यहां तालिबान का इस्लामी अमीरात का झंडा लगा दिया गया। तालिबान के कमांडर्स ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शूट किया और इसी के बाद तालिबान की तरफ से ऐलान किया कि पंजशीर वैली में तालिबान का पूरा कंट्रोल है। पंजशीर तालिबान की मुट्ठी में आ चुका है। जो तस्वीरें हैं ये सच है, क्योंकि मैं कोलैबोरेट कर सकता हूं ऑन ग्राउंड पे, और जो वहां पर कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल हालात ये है कि रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके जहाज, इनके ड्रोन्स और इनके अटैक हेप्टर्स ने अटैक किया है और काफी भारी मात्रा में अटैक हुआ था और कैजुअल्टीज इनकी काफी हुई हैं, जिसमें 2 प्रमुख, एक तो जो फाहिम दस्ती है वो मरे हैं जो इनके स्पोक्समैन थे, और दूसरा एक मेजर जनरल है वजूद जारा, जिनको मैं खुद जानता था, ये मरे हैं और ये इनके नेफ्यू हैं, अहमद शाह मसूद के नेफ्यू थे। तो ये 2 चीजें हुई है और इन्होंने गवर्नर हाउस को कैप्चर कर लिया, जो अहमद शाह मसूद के घर के पास ही है, उस इलाके में इन्होंने कैप्चर किया है। और अमरुल्लाह सालेह के घर में काफी इन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद अभी सेफ हैं और ये अभी थोड़ा और हट के, थोड़ा और पीछे जाके, क्योंकि ये काफी लंबी वैली है, वहां पर ये रीग्रुप कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस चलता रहेगा। पर इश्यू ये है कि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स और इनके जो एसेट्स हैं, रात को जो इन्होंने स्ट्राइक किया है, और आपको पता है यहाँ पर परमानेंट डिफेंसेस नहीं है, ये अपना पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, खुले में होते हैं, तो इसीलिए इनकी कैजुअल्टीज हुई है। पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, क्योंकि यहीं से उनकी पराजय हुई थी, यहीं से ये हारे थे और तालिबान उस समय सारे भाग के पाकिस्तान में गए थे। और अमरुल्लाह सालेह को मैं पर्सनली जानता हूं, उनकी जो फर्मनेस है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसीलिए पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए आईएसआई चीफ आया था रात को और ये सारी एक्टिविटीज ये हुई है।
पाकिस्तान आर्मी का पूरा कोऑर्डिनेटेड वो है, यहां तक इनके एसएसजी भी इस अटैक में शामिल हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जिनकी आप बात सुन रहे थे, ये अफगानिस्तान के इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। पंछी वैली में रह चुके हैं, यहां काम कर चुके हैं और वो पाकिस्तान के इस दावे को गलत कह रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन ने 28 साल तक काबुल में भारतीय सेना के डिफेंस अटैची के तौर पर काम किया। वो अहमद मसूद के घर गए हैं, अहमद शाह मसूद की कब्र को देखा और पंजशीर वैली के इस इलाके को एक एक कोने कोने को जानते हैं। आज मेजर जनरल संजय मेस्टन के जो कमेंट्स हैं वो उनका बेस है उनके कॉन्टैक्ट्स, और वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि अभी तो तालिबान वैली में दाखिल हुआ है, अभी वैली पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन ये सही है अगर तालिबान को पाकिस्तान की एयरफोर्स से इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा, पाकिस्तान तालिबान की तरफ से अपनी फौज भेजकर हमले करता रहा, तो फिर आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस फोर्स को अपने आप को बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जहां तक ये पंजशीर वैली है, मैं खुद गया था वहां पर, तो ये काफी लंबी वैली है और दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और काफी नैरो है, इसके बीच से पंजशीर नदी बहती है। तो एंट्री एक ही है जो साउथ से, और एग्जिट एक है नॉर्थ से है, और उसी को आप उल्टा कर सकते हैं तो एंट्री एग्जिट है, और इसके बीच में सलांग पास भी है आगे जाके। तो जो कॉन्टैक्ट्स है वो बताते हैं कि सलांग पास भी अभी इनके पास है, रेजिस्टेंस मूवमेंट के पास। तो सलांग पास से आगे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ, काफी इलाका भी इनके पास है, क्योंकि शुरू का ही थोड़ा सा इलाका जो है तालिबान के होल्ड में गया है, जो गवर्नर हाउस वगैरह। तो बाकी जगह में टेरेन तो इन्हीं को सूट करती है। मैंने सिर्फ बोला अगर ये वैसी फाइटिंग चलती रहेगी तो रेजिस्टेंस फोर्स के पास बहुत ही अपर एज है, अपर हैंड है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी द्वारा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल है, अटैक हेप्टर्स का, पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी के पास तो टोटल फ्री हैंड है जिस प्रकार चल रहा है। तो ये तो जहां पर भी इनको इंटेलिजेंस मिलती रहेगी इनके सोर्सेस के द्वारा और जो इनके यूएवी और ड्रोन्स के जरिए, तो मेरे ख्याल एक समय तो आएगा कि ये मुश्किल हो जाएगा रेजिस्टेंस फोर्स के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि वॉर का काफी एफर्ट टर्न हो जाता है एयर एफर्ट के साथ। मेरे ख्याल तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कंडम करना चाहिए। पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं है एक दूसरे देश में जाके अपनी एयर स्ट्राइक को इस्तेमाल करना। ये तो ग्रॉस वायलेशन है, ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। मेजर जनरल संजय मेस्टन जो कह रहे हैं, इस बात को पंजशीर के उन इलाकों में मौजूद पत्रकारों ने भी कंफर्म किया है। एक जर्नलिस्ट ने बताया कि पंजशीर का गवर्नर हाउस तो वैली के बिल्कुल शुरुआत में है, मेन रोड पर है, एक तरह से पंजशीर वैली का गेट है। इस इलाके तक तालिबान का पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तालिबान जिस जगह पहुंचा है, जिस जगह पंजशीर वैली में तालिबान ने झंडा फहराया है, वहां तो पहले भी दुश्मन की फौज दाखिल हो चुकी है। 40 साल पहले रूस की फौज यहां तक एक बार नहीं बल्कि 9 बार पहुंची थी, लेकिन इसके आगे कभी नहीं बढ़ पाई। हालांकि तालिबान का दावा है कि पंजशीर वैली के ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर चुका है। आज तालिबान की तरफ से कुछ और वीडियो शेयर किए गए। दावा यह है कि तालिबान गवर्नर हाउस के अंदर तक पहुंच गया है। कुछ तस्वीरों में पंजशीर के गवर्नर हाउस के अंदर तालिबानी कमांडर तोड़फोड़ करते नजर आए हैं। वहां पहले अहमद शाह मसूद और उनके बेटे अहमद मसूद की फोटो लगी थी। तालिबान की तरफ से ऐसी सारी तस्वीरों को तोड़ दिया गया, उन्हें दीवार से हटा दिया गया। इसी तरह तालिबान को सपोर्ट करने वाले लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि तालिबान की फोर्स और उसके जवान उस जगह भी पहुंच गए हैं जहां अहमद शाह मसूद की कब्र है। तालिबान की तरफ से यह भी कहा गया कि अब उसके नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान यानी अहमद मसूद की फौज के हेलीकॉप्टर्स और गनशिप्स उसके हाथ में आ गए हैं, जिनमें बैठकर कुछ दिन पहले तक पूरी घाटी का एरियल सर्विलांस किया जा रहा था और ऊंचाई से वैली पर नजर रखी जा रही थी। आज तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी पंजशीर में
तालिबान की विक्ट्री का दावा किया। मुजाहिद ने कहा कि चूंकि एनआरएफ से कई बार बातचीत नाकाम रही थी, इसीलिए पंजशीर में लड़ाकों को भेजना पड़ा, लेकिन अब युद्ध खत्म हो गया है और पंजशीर समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है। उन्होंने लगातार हमारे प्रतिनिधिमंडल के सामने नकारात्मक जवाब दिया और इसके बाद समझौते की गुंजाइश को खत्म कर दिया। इसी वजह से इस्लामी अमीरात को पंजशीर में लड़ाकों को भेजना पड़ा। हमारा देश नहीं चाहता कि लगातार जंग होती रहे और इस जंग को कायम रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सब लोग इस बात को जान लें कि अब तालिबान ने जंग का खात्मा कर दिया है। यह बात सही है कि इस वक्त अफगानिस्तान में खासकर पंजशीर के मामले में प्रोपेगेंडा वॉर पूरे जोर शोर से चल रही है। तालिबान वीडियो जारी करके पंजशीर पर कब्जा करने का दावा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद तालिबान के दावों को झूठा साबित करने वाले वीडियो जारी कर देते हैं। नॉर्दर्न अलायंस दावा करता है कि उसने तालिबान के कमांडर्स को मार गिराया, तो थोड़ी देर बाद तालिबान अपने उस कमांडर का वीडियो जारी कर देता है जिसमें वो दावा करता है कि वो जिंदा है और पंजशीर में है। लेकिन ये वीडियो नया है या पुराना, ये कोई नहीं जानता। इसी तरह नॉर्दर्न अलायंस के नेता अपने जिंदा होने के सबूत देते हैं, दावा करते हैं कि वो भागे नहीं हैं, लेकिन तालिबान के फाइटर्स को ढेर कर रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के हथियार समेत सरेंडर करने का वीडियो जारी कर देता है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर जबरदस्त चल रहा है और यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है। लेकिन दो बातें साफ हैं कि पंजशीर वैली पर तालिबान का पूरा कब्जा नहीं हुआ है और यह भी सही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी तालिबान अभी तक अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। अफगानिस्तान में सरकार बनाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि तालिबान में कई ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप की अपनी बैकिंग है, अपनी ताकत है, अपने लीडर हैं। सब नई सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। काबुल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच टकराव की खबरें आई, जिसमें मुल्ला बरादर के घायल होने की बात भी कही गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश है अफगानिस्तान में जब तालिबानी सरकार बने उसमें हक्कानी नेटवर्क का अहम रोल हो। इसके जरिए आईएसआई वहां की सरकार के फैसलों पर असर डाल सकेगी। इस समय पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान को लेकर उसकी पोजीशन ने उसे रेलेवेंट बना दिया है और दुनिया में फिर से उसकी बात होने लगी है। इसीलिए पाकिस्तान के मिनिस्टर खुलकर दावा करने लगे हैं कि वो तालिबान के नेताओं के पेट्रन हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को आसरा दिया और उसके लिए सब कुछ किया। लेकिन काबुल में सरकार बनवाना और फिर उसे चलाना इतना आसान नहीं है। अफगानिस्तान और तालिबान को जानने वाले लोग बताते हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। तालिबान के अलग अलग गुटों में आपसी लड़ाई और सरकार पर कंट्रोल करने की तकरार को ज्यादा दिन टाला नहीं जा सकेगा और फाइनल राउंड में पाकिस्तान को भी उसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि तालिबान का नाम लेकर कुछ लोग हमारे देश में भी सियासी माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस की तुलना तालिबान से की गई, लेकिन आज आरएसएस चीफ ने मुस्लिम स्कॉलर से क्या कहा यह मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान किस तरह तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और तालिबान का मिला जुला चेहरा पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान को लेकर बेवजह बयानबाजी करते हैं और फिर जाहिर है उस पर सियासत होती है। मैं जिक्र कर रहा हूं जावेद अख्तर का। जाने माने राइटर हैं, ज़हीन इंसान हैं, विद्वान हैं। उन्होंने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तुलना तालिबान से कर दी। जावेद अख्तर ने कहा कि जो लोग आरएसएस, वीएचपी या बजरंग दल जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि जैसे तालिबान इस्लामी देश चाहता है वैसे ही आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जावेद अख्तर के इस बयान को बीजेपी ने इशू बनाया और आज बीजेपी के नेता राम कदम ने जावेद अख्तर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। लेकिन आरएसएस के बारे में भी इस तरह की बातें करने वालों को आज जवाब दिया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। आज मुंबई में
मोहन भागवत देश के 250 इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात कर रहे थे। इस प्रोग्राम में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैन भी शामिल हुए। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस हर भारतीय नागरिक को हिंदू मानता है। हिंदू को धर्म या जाति से नहीं देखा जाना चाहिए, यह जीवन की परंपरा है। इसलिए भारत में सब लोगों को मिलजुल कर रहना है और मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। आज का संवाद था कि हम अपनी एकता को, अपने समन्वय को कैसे मजबूत बनाएं। हमारा देश विविधताओं का देश है और हमारी परंपरा ये है कि हमने हमेशा अपनी विविधताओं को, अपनी एकता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता हमारे अंदर है। और उसका कारण ये है कि हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से, जो सबके अंदर कॉमन है। हम किसी को बाहर नहीं करते, सब उसमें है। और ये जितना हम समझा सकें उतना ही, ये बताइए हमारी राय नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अब जावेद अख्तर पढ़े लिखे इंसान हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। वो कोई मुनव्वर राणा नहीं है, वो कोई शफीकुर रहमान वर्क नहीं है, वो मौलाना सज्जाद नोमानी नहीं है। जावेद अख्तर साहब ज़हीन शख्स हैं, शब्दों के बाजीगर हैं, अल्फाज की अहमियत और उनकी ताकत को जानते हैं। इसलिए उन्होंने तालिबान की तारीफ नहीं की, तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, तालिबान को गलत बताया, लेकिन तालिबान की तुलना आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल से करती। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति, तालिबान का मतलब न समझने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कहता तो उसे इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन जब जावेद अख्तर इस तरह की बात कहते हैं तो उसका असर होता है और इसीलिए उस पर कंट्रोवर्सी होती है। आरएसएस हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवादी संगठन है और इसके साथ साथ मानवतावादी संगठन है। और पिछले दिनों में जिस तरह से मोहन भागवत ने परिभाषा बदली है, उन्होंने बार बार कहा कि आरएसएस हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करता। आरएसएस ये मानता है कि मुसलमान भी भारतीय हैं, हिंदू भी भारतीय हैं। जब एक संगठन इस तरह की बातें करे तो उसकी तुलना तालिबान से करना अन्याय है। वोट बैंक की सियासत नेताओं की बात करते हैं तो लगता है कि इस कदर अंधे हो जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। आज असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र असेंबली में और सरकारी दफ्तरों में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरा अलॉट करने की मांग की। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कहना है कि जब झारखंड सरकार नमाज के लिए अलग कमरा दे सकती है तो महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं दे सकती। लेकिन जब इन पार्टियों ने देखा कि बीजेपी ने झारखंड में इसे बड़ा इशू बना दिया है, सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो फिर मुंबई में ओवैसी की पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता कहने लगे कि वो उद्धव ठाकरे पर प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन अगर सरकार खुद ही नमाज के लिए अलग जगह अलॉट करती है तो बेहतर होगा। यह बात सही है कि 4 दिन पहले झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने असेंबली परिसर में नमाज के लिए अलग रूम अलॉट करने का आदेश जारी किया था। अब झारखंड में यह बड़ा इशू बन गया है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि अगर स्पीकर अपना आदेश रद्द नहीं करते तो विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। बीजेपी के विधायकों ने आज सदन के बाहर बैठकर भजन किया, हनुमान चालीसा पढ़ी, किसी ने हरे राम हरे कृष्ण का भजन गाया, कुछ विधायक ढोल मंजीरे के साथ भक्ति में नाच रहे थे। बीजेपी का कहना है कि अगर नमाज के लिए अलग कमरा दिया गया तो फिर झारखंड विधानसभा के परिसर में एक हनुमान मंदिर भी बनाया जाए। अगर स्पीकर इसकी मंजूरी देते हैं तो बीजेपी अपने खर्च से मंदिर बनाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नमाज के लिए अलॉट किए गए कमरे वाले फैसले को भी वापस लिया जाए, वरना विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। अन्य विधानसभा अध्यक्ष जी न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, न्याय के आसन पर बैठे हैं, उनसे अपेक्षा ये की जानी चाहिए कि हमेशा संविधान के मर्यादा की रक्षा हो, न कि संविधान के जो संविधान की मर्यादा है वो टूटे तार तार हो। इसलिए
आज भी मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जो उन्होंने आदेश निर्गत किया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करें। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर वो रद्द नहीं किया जाएगा तो हम लोग विधानसभा किसी भी हालत में हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग बाध्य होंगे कि हम हनुमान चालीसा भी पढ़ें, हरे रामा हरे कृष्णा भी करें। लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि नमाज के लिए कमरा देने का फैसला सरकार का नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर राव ने एग्जाम्पल देकर बताया कि पुरानी असेंबली बिल्डिंग में भी नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट किया गया था। रामेश्वर राव ने कहा कि बिहार में भी ऐसी व्यवस्था है, लेकिन बीजेपी वहां विरोध नहीं कर रही और झारखंड में इसे मुद्दा बना रही है। इसी तरह की व्यवस्था पुराने विधानसभा में थी और इंदर सिंह नामधारी जी के टाइम में हुआ, जो बताया गया हमको। उस समय किसी ने हल्ला नहीं किया, बीजेपी की सरकार थी। और फिर बिहार में भी यही व्यवस्था है, नीतीश जी की सरकार है वहां। झारखंड में ही क्यों उठा रहे हैं, ये उनसे पूछिए। झारखंड में कौन सी ऐसी चीज हुई कि ये मुद्दा उठाने की जरूरत पड़ रही है। ये बात सही है कि बिहार असेंबली में नमाज के लिए अलग रूम है, लेकिन अगर बिहार में ऐसा हो रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्यों में ये हो जाए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा संविधान हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करता, सबको बराबर हक देता है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट हो या फिर राज्यों की असेंबली, ये लोकतंत्र के मंदिर है। इनमें नमाज के लिए, पूजा पाठ के लिए अलग कमरे हों, अलग जगह हो, ये ठीक नहीं है। सियासत की बात हमने बहुत की है। एक ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा शशि थरूर ने कैसे गाना लगाया, कैसे सुरसा लाया। अब मैं आपको कांग्रेस के एमपी शशि थरूर का एक नया अंदाज दिखाऊंगा। शशि थरूर आमतौर पर चर्चा में रहते हैं अपनी अंग्रेजी की वजह से, अपनी दोस्ती की वजह से, अपने बयानों की वजह से, लेकिन पार्लियामेंट की आईटी स्टैंडिंग कमेटी के वो चेयरमैन हैं। इस कमेटी की मीटिंग श्रीनगर में थी और मीटिंग के बाद शशि थरूर से गाने की फरमाइश हुई और उन्होंने किस अंदाज में गाया, ये आप सुनिए। हो गई क्या हुआ ये न पूछो, हो गई हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, यूं दिन में रात हो गई अजनबी। मुझे लगता है शशि थरूर अब जहां भी जाएंगे उनसे गाने की फरमाइश होगी और लोग ये भी पूछेंगे वो हसीना कौन थी। खैर, एक बार फिर से बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार अब तक नहीं बनी, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान में सियासी संकट शुरू हो गया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।